गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में एक्सक्रीशन का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। मतलब इसी में अपन देख लेंगे यूरिन फॉर्मेशन, फिर देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म और फाइनली फिर इसमें देखेंगे रास। और इस तीनों पार्ट से नीट में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट अपना स्टार्ट कर देते हैं भैया, यूरिन फॉर्मेशन। चलो अच्छा, ये एक डिफरेंट कलर बन गया ना, ये रेड रहा ना ब्लैक रहा, ये एक डिफरेंट कलर बन गया। बहुत अच्छी बात है। यूरिन फॉर्मेशन में भैया 3 स्टेप में इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी को अपन बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा देखेंगे भैया सिक्रीशन। इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोल सकते हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 2 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और दूसरा डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। मतलब कि अपना पहला पॉइंट क्या होने जा रहा है भैया? पहला पॉइंट अपना होने जा रहा है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मतलब क्या हुआ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि देखो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट आएगा तो उसका नेट प्रेशर वहां पे क्या लगने वाला है, बहुत बहुत बारीकी से समझा दूंगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉमेंस कैप्सूल ले रहे हैं और उसी की हेल्प से आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है? ये अपना क्या रहा? ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल और इधर इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस जो है कि इस एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आपको दिख रहा होगा ज्यादा भैया, और इस इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर है कम। बात को समझिएगा, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम। और यहाँ पे टॉप कैपिलरीज दिखा दीजिए। ग्लोमेरुलस को दिखाना है तो टॉप कैपिलरीज दिखा दीजिए। व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से, देखिए इस बात को समझिए। देखो इधर से ब्लड ज्यादा आएगा और इधर से ब्लड कम बाहर जाएगा। मतलब कि प्रेशर कहां पे लग रहा है? यहाँ पे ब्लड का प्रेशर, जो रिमेनिंग ब्लड बच जाएगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। वो प्रेशर क्रिएट करेगा किस बात के लिए प्रेशर होगा भैया? फिल्ट्रेशन के लिए। और इस प्रेशर को अपन क्या बोल रहे हैं? इस प्रेशर को बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ध्यान देने वाली बात है। GFP, इसका वैल्यू कितना है? मैंने पहली बात क्या बोली कि ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर। मतलब पॉजिटिव प्रेशर कहने का क्या मतलब कि ये चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन हो। तो पॉजिटिव प्रेशर का मतलब कि ये चाह रहा है फिल्ट्रेशन हो, तो फिल्ट्रेशन हो। इसका वैल्यू कितना है भैया? इसका वैल्यू है 55 mmHg। 55 mmHg इसका वैल्यू। चलिए और देखते हैं। अब ये जो कैपिलरीज है, ये जो ग्लोमेरुलस है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, तो कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स वो चाह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन ना हो। क्या चाह रहे हैं? फिल्ट्रेशन ना हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट क्या बताने वाला हूं, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लिख भी दे रहा हूं। ब्लड कोलॉइडल
ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर है ये? नेगेटिव प्रेशर। आपका रिस्पांस आना जरूरी होता है। अगर आप रिस्पांस नहीं करेंगे तो पॉजिटिवली नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप रिस्पांस करें कि आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो जाके आप एक अच्छा वीडियो पढ़ेंगे। तो ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैसा प्रेशर है भैया? नेगेटिव प्रेशर। ये नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। इसका वैल्यू कितना है? 30 mmHg। वैल्यू भैया याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका। एक और बात देखो, अब इस बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर होके आएगा, तो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जो पहले से फ्लूइड है, वो फ्लूइड बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जो पहले से जो फ्लूइड है, तो वो क्या चाहेगा कि फिल्ट्रेशन हो गया? नहीं, वो चाहेगा कि फिल्ट्रेशन नहीं हो। मतलब कि यहां पे एक और नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। वो कौन सा भैया? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। और इसका वैल्यू कितना है भैया? इसका वैल्यू है 15 mmHg। लेकिन कैसा प्रेशर है ये? नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि ये चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन ना हो, ये चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन ना हो। अब भैया आप नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ भैया? पॉजिटिव प्रेशर अपना ये है एक, और बाकी ये दोनों नेगेटिव प्रेशर है। कैलकुलेट कर लेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। भैया फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको क्या आ जाने वाला है? 10 mmHg। कितना आएगा? 10 mmHg। मैं इधर नहीं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि इधर हो सकता है आपके लिए विजिबल ना हो। ठीक है भैया, तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना है भैया वैल्यू? 10 mmHg। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यहां से आपको नीट में मिलता ही है। इसका वैल्यू आपको याद भी होता है। वैसे कितना होता है भैया? याद होगा 125 मिलीलीटर पर मिनट। इसी को आप डे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 लीटर पर डे। एनसीईआरटी का डाटा है, जिस चीज आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए, यहां से ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाके इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए बॉमेंस कैप्सूल, चीजों को समझिएगा, बहुत बारीकी से आपके दिमाग में सेट करूंगा। और बॉमेंस कैप्सूल में एफरेंट आर्टेरियोल, जिसका डायमीटर बड़ा दिखना चाहिए, और ये इफरेंट आर्टेरियोल, जिसका डायमीटर छोटा दिखना चाहिए। बात को समझिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा कि इधर से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इधर से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, देखिएगा तो इसका रेट कितना है? इसका रेट कितना है? 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। ये पूरा का पूरा ब्लड है, तो इसका फ्लो का रेट ये है 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। इधर ग्लोमेरुलस को थोड़ा सा दिखा। अब यहां पे
इसका सारा पार्ट फिल्टर होके नीचे तो आएगा नहीं, तो इसका जो पार्ट फिल्टर होके नीचे आ पाएगा उसके फ्लो को देखेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो प्लाज्मा जो फिल्टर होके नीचे आ पा रहा है, मतलब कि फ्लो ऑफ प्लाज्मा, तो देखो भैया फ्लो ऑफ प्लाज्मा कितना है, फ्लो ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा रिकैप लूंगा, थोड़ा सा आपको पीछे की बातों को बताऊंगा कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं भैया, कि ब्लड का कंपोजिशन क्या था, प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स था, जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना था 45%, कितना था 45%, और प्लाज्मा कितना था 55%। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टोटल कंपोजिशन जो ब्लड का है, तो उस समय उसका फ्लो है 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। तो जब सिर्फ प्लाज्मा है तो फ्लो तो कम होगा ना, अरे अमाउंट घट गया ना, अमाउंट अब सिर्फ कितना बचा 55%, तो फ्लो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, फ्लो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये 1100 to 1200 मिलीलीटर, तो अब इसका फ्लो कितना आ गया 650 मिलीलीटर पर मिनट। अभी भी काम नहीं बना है, अभी थोड़ा और आगे जाएंगे। अब ये नीचे आएगा फिल्ट्रेट, रीनल ट्यूब्यूल में आगे पास करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल में आगे ये पास करेगा। तो भैया ये पीसीटी वगैरह में एब्जॉर्प्शन भी होगा, पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां जो इसका रेट है ना, तो इसी को बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी को क्या बोल रहे हैं भैया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। अब इसका वैल्यू कितना हो रहा है, तो टोटल प्लाज्मा जितना एंटर किया उसका 1/5, टोटल जितना प्लाज्मा बमेंस कैप्सूल में है ना उसका 1/5 ही आगे बढ़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, बाकी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसका भी 1/5, 650 मिलीलीटर का 1/5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जो आप ऑलरेडी निकाल चुके, 125 मिलीलीटर पर मिनट, या फिर इसी को और क्या बोल दे रहे हैं 180 लीटर पर डे। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए बात में क्या बोला, एफरेंट आर्टेरियल से जो भी ब्लड आया, तो एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज्यादा था तो बहुत सारा ब्लड है, चलो ठीक है। डिफरेंट आर्टेरियल से उतना ब्लड बाहर नहीं जा पाया, चलो ठीक है, तो नहीं जा पाया, अब ठीक है फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन सब कुछ फिल्टर होकर नहीं आ पाएगा ना, कुछ लार्ज प्रोटीन्स वगैरह ये सब नीचे नहीं आ पाते, तो सब कुछ नीचे नहीं आ पाया, तो फिर उसका रेट भी उसी हिसाब से कम होते जाएगा, जितना अमाउंट रहेगा उसी के हिसाब से तो रेट रहेगा। तो फ्लो ऑफ प्लाज्मा कितना है 650 मिलीलीटर पर मिनट। अब फिर भैया ये आगे पीसीटी वाले पार्ट में भी रीअब्सॉर्ब होगा, तो अल्टीमेटली GFR कितना बच जाएगा 125 मिलीलीटर पर मिनट। आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन इसको बेसिक तरीके से समझो, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जैसे देखो ये कैपिलरी था, तो ब्लड कैपिलरीज, टफ कैपिलरीज जिसको बोले ग्लोमेरुलस, क्या बोले ग्लोमेरुलस बोले, टफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोले। अब वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके नीचे आया, उससे फिल्टर होके नीचे आया, तो फिल्टर होके नीचे आया तो भैया उसमें बहुत काम का चीज है ना, अगर रीनल ट्यूब्यूल में सबको जाने दे देंगे तो फिर तो यूरिन समझ रहे हो ना कि सारा जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब बाहर चला जाएगा, तो ये अपने काम का नहीं होगा। उसमें से बहुत सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मेरी बात समझ रहे हो, उससे निकाल के मान लो, ऐसा मान लो कि उससे निकाल के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल दिया जाता है, उससे निकाल के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल दिया जाता है। उसमें कुछ प्रोसेस एक्टिव होगा, कुछ पैसिव होगा, कुछ रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होगा, कुछ रीअब्जॉर्प्शन लूपोफिले में होगा, कुछ रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी, समझ रहे हो। तो ये हर जगह पे रीअब्जॉर्प्शन होते जाएगा, अपन 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। चलो इसको हटाते हैं। देखो टाइम की जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की जल्दीबाजी यदि करेंगे तो फिर आप कुछ वो नहीं दे पाऊंगा जो आपको देना चाहता हूं, फिर आप ऐसे अच्छे तरीके से बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और सबसे पहले इसमें भी किसके लिए देखेंगे भैया, सबसे पहले इसमें देखेंगे पीसीटी के लिए, पीसीटी के लिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉल ऑफ पीसीटी इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। व्हाट आई एम सेइंग,
वॉल ऑफ पीसीटी मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर मतलब ब्रश बॉर्डर समझ रहे हो ना कि वहां पे विलाय लगा हुआ, माइक्रो विलाय लगा हुआ, किस बात के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए पीसीटी के केस में आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली कभी कभी आपको लोग कंफ्यूज करते, अच्छा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि पीसीटी का वॉल किससे बना हुआ है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये लीजिए, ये अपना बॉमेंस कैप्सूल और यहाँ पे ये पीसीटी, ये वाला पार्ट पीसीटी, तो इधर 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 देखो ये माइक्रोफिला इस तरीके से। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी वजह से ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर पाता है। चाहे तो आप यहाँ पे एक एसर्शन रीजन बना सकते हैं, मैं बनाता हूं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक एसर्शन लगाएं, इन पीसीटी रीजन मैक्सिमम reabsorption take place, maximum reabsorption take place। भैया वर्जिन क्वेश्चन है, अभी बना हुआ है, तो फिर इसमें लैंग्वेज भी एकदम सिंपल रखेंगे। इन पीसीटी रीजन मैक्सिमम reabsorption take place, और इसका रीजन क्या दे रहे हैं भैया? मैक्सिमम reabsorption क्यों हो रहा है? क्योंकि पीसीटी का वॉल किससे बना हुआ है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। वॉल ऑफ PCT is made up of brush bordered cuboidal epithelium। cuboidal epithelium भैया आंसर किया जाएगा कि both assertion and reason are correct and रीजन करेक्टली एक्सप्रेस द असर्शन। मतलब कहने का मतलब कि इसका जनरली आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या है कि ए बोल लो या फिर इसी को वन बोल लो। भैया मीनिंग क्या है कि असर्शन भी यहाँ पे राइट है, रीजन भी यहाँ पे राइट है, और रीजन असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हुए और भी चीजें हटाना पड़ेगा, बोर्ड तो इतना ही बड़ा, इसको हटा देते हैं। रीएब्जॉर्प्शन के लिए अपना कौन सा चल रहा है? रीएब्जॉर्प्शन के लिए अपना चल रहा है पीसीटी। चलो इसको दो पार्ट में बांट के करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको एक साथ में आ सके। सबसे पहले हम क्या बोले कि पीसीटी के अंदर भैया रीएब्जॉर्प्शन कितना परसेंट? रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% ऑफ वाटर एंड मिनरल रीएब्जॉर्ब, 70 to 80% इस पार्ट से रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, और इतना रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है मैंने आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया था। दूसरा इसमें ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और 100% ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है। भैया होना भी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है, काम का चीज है, इसको बाहर क्यों जाने दे। ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे कि कैटाइंस में भैया कौन कौन सा लेंगे? Na+, K+, तो इसका भी 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन 100% हो जा रहा है। ग्लूकोज का 100%, कैटाइंस का 100%। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने K+ भी लिखा, तो K+ का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है क्या? K+ का तो सेक्सीग्रेशन नहीं, कंफ्यूजन है, इस बात को दिमाग से हटा दो। K+ का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और K+ का सेक्रेशन भी होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे कैटाइंस जैसे Na+ और K+ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा इसमें और क्या दोगे भैया? जैसे कि सिट्रिक एसिड का भी 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। और ये सबका रीएब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस हो रहा है? एक्टिव प्रोसेस।
ये सब का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। एक्टिव प्रोसेस हो रहा है मतलब कि इसमें एनर्जी लग रहा है, मतलब कि इसमें खर्चा लग रहा है। भैया खर्चा लगना भी चाहिए ना, आपके काम का चीज। अब आपके काम का चीज आपको फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। तो ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कैटायंस 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सिट्रिक एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। वही भैया एनाइन की बात करें, एनाइंस में जैसे बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, एनाइंस में जैसे Cl माइनस, एंड फाइनली वाटर। इसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन HCO3 माइनस Cl माइनस का, एनाइंस का रीअब्जॉर्प्शन, इस सब का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? इस सब का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिवली। एक बात तो ध्यान रखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाटर का भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे? पीसीटी में। कोई बोला डीसीटी में नहीं, वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे? पीसीटी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is reabsorbed through active process, through passive process? ऐसा लिख देते हैं। कौन सा पैसिव प्रोसेस से रीएब्सॉर्ब हो रहा है? भैया ऑप्शन में डाल दो। पहला डालो ग्लूकोज, नहीं, पैसिव से नहीं होता, एक्टिव से होता है। दूसरा डालो कैटायंस, Na+ ले लो, Na+ Mk+, नहीं, Na+ और K+ भी कैसे होता है भैया? एक्टिवली होता है। तीसरा ले लो सिट्रिक एसिड, नहीं, इसका भी एक्टिवली होता है। और चौथा ले लो भैया, क्या लोगे? बाइकार्बोनेट आयन ले लो, HCO3 माइनस एंड Cl माइनस। तो भैया आंसर आपको मिल गया होगा कि पैसिव प्रोसेस से रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? एनाइंस का और वाटर का। साथ में वाटर भी लिख लेंगे, एंड वाटर आल्सो, याद रखना। चलिए हटाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी इसलिए ले रहा हूं कि हर एक पार्ट से यदि एक क्वेश्चन रहेगा ना, तो फिर आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि आप 2-3 तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। नहीं, आप इधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप 2-3 तरीके से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज कर पाएंगे, कंसेप्ट के थ्रू भी रिवाइज कर पाएंगे। भैया जितना टाइम हो उतना टाइम में कर लेना रिवीजन। तो पीसीटी के थ्रू देख लिए भैया। आप किसके थ्रू देखेंगे? रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन थ्रू लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं भैया क्या होता है। देख लेते हैं, थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले को थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देते हैं। कुछ नहीं भैया, बस मैं आपको थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट दिखाना चाह रहा हूँ कि लूप ऑफ हेनले का 2 सेगमेंट है, थिक सेगमेंट है और थिन सेगमेंट है। बाकी का चीज आपके दिमाग में फटाफट से सेट होगा। यह भी एक क्वेश्चन लेंगे, लूप ऑफ हेनले में कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है भैया? देखो यही दिक्कत है इसका, फिर क्या ही कर सकते हैं। लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन कितना परसेंट हो रहा है भैया? 5% हो रहा है। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन है ये। लूप ऑफ हेनले में आपको मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ओनली 5%। देखते हैं यहां पे थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऐसा प्रॉपर्ली कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। अगर थीन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में अगर थीन पार्ट की बात करें, तो यहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? वाटर का। वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपसे बताया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? पैसिवली। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? पैसिवली हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर वाटर
मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यदि वाटर आ रहा है मतलब कि डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन हमको मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्या रखना है, मेंटेन रखना है, उसकी ऑस्मोलिटी को चेंज होने नहीं देना। समझ रहे हो, काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी बेस बन रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेस तैयार होना शुरू हो गया, यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो अब ये देखो, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्सॉर्ब होगा, NaCl रीअब्सॉर्ब होगा। क्या रीअब्सॉर्ब होगा, NaCl। इधर से भैया NaCl रीअब्सॉर्ब होगा। अब ये कोई नंबर फिक्स नहीं है कि 2 3 4, ऐसा नहीं, बस यही होता। और ये NaCl का रीअब्सॉर्प्शन भी कैसा हो रहा है, पैसिव, एनर्जी नहीं लग रहा है। देखो 3 सेगमेंट में, चाहे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें या असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें, दोनों में रीअब्सॉर्प्शन कैसा हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थिक सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे जो NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो कैसे हो रहा है भैया, वो एक्टिवली हो रहा है। थोड़ा सा समझ रहे हो ना, क्वेश्चन बन रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द पैसिव प्रोसेस। इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl थ्रू पैसिव प्रोसेस। But in thick segment of ascending limb of loop of Henle, reabsorption of NaCl takes place through active process. एक क्वेश्चन बन रहा है, बना लेते हैं एक क्वेश्चन। भैया थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगेगा तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर टाइम नहीं लगाएंगे तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं होने वाला। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि which of the following is not correct। भैया कौन सा करेक्ट नहीं है, चलो मैं कुछ और बता दूं। ये थीन सेगमेंट जो भी है, थीन सेगमेंट, तो ये दोनों थीन सेगमेंट किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बना हुआ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। यहां से आप इसको कंसेप्चुअली लिंक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कंसेप्चुअली लिंक, तो कंसेप्चुअली लिंक आप ये कर सकते हैं। देखिए स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है। किसको इंक्रीज करने के लिए होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो जहां भी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन की बात होगी वहां पे आपको स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। जहां पे फिर रीएब्सॉर्प्शन वगैरह, तो फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा था तो यहाँ से बाहर आ रहा है, पैसिवली आ रहा है, मतलब कि अलोंग द ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब हाई से लो की तरफ आ रहा है। इधर भी हाई से लो की तरफ आ रहा है, पैसिवली आ रहा है, इसमें एनर्जी नहीं लग रहा है। समझ रहे ना, इसमें एनर्जी नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मैं क्या बता रहा था, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है भैया। और अगर इस थिक सेगमेंट की बात करें तो ये थिक सेगमेंट किससे बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भैया। वैसे तो आप देखिए इसी के ऊपर पीसीटी लगा हुआ, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से भी बना हुआ है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, भैया नॉट करेक्ट मतलब एक को गलत करना है। पहले सही कर लेते हैं। पहला, वाटर reabsorb through descending limb of loop of Henle passively। अच्छा राइटिंग कुछ गड़बड़ होगा क्या, अच्छा ठीक है लिख दो। वाटर reabsorb through descending limb of loop of Henle passively। सही है भैया, बिल्कुल सही। दूसरा, NaCl reabsorb through ascending limb of loop of Henle। ascending limb of loop of Henle भैया यहां देना होगा thin segment passively। कैसे भैया, passively। दरअसल मैंने दोनों में एक ही कलर डाल दिया तो दोनों ब्लैक ही हो गया, तो
कोई दिक्कत नहीं, चलता है भैया। कलर से क्या ही करोगे, इससे कलर होता तो अट्रैक्टिव लगता, लेकिन अब जो होना होता है होता तो वही है ना, तो इसमें कलर है नहीं तो क्या ही कर सकते, कोई बात नहीं। तो which of the following is not correct, भैया ये दोनों तभी मैंने करेक्ट लिखा, चलो एक इनकरेक्ट लिख देते हैं, तीसरा ले लेते हैं भैया। क्या लिखेंगे, थीन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले is made up of cuboidal epithelium। ये आपको पता चल गया होगा, गलती हो चुकी। यहाँ पे कैसा एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब आपका आंसर तो मिल गया। चलो चौथा को नन कर देते हैं, क्यों परेशान हो, आंसर मिल गया। चलिए हटाते हैं इसको। रीएब्जॉर्प्शन देख लिया अपन लूप ऑफ हेनले के थ्रू। अब रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे किसके थ्रू, लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, असेंडिंग लिम्ब हो गया। अब अपन देखेंगे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन थ्रू डीसीटी। समझ रहे हो, तकरीबन 15% रीएब्जॉर्ब होता है डीसीटी के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे उस चीज को, रीएब्जॉर्प्शन थ्रू डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। भैया यहाँ पे कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहने से क्या मतलब कि देखो, जब बॉडी के अंदर, समझाता हूं मैं, थोड़ा सा समझो। जब बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम यदि कम हो गया, समझ रहे हो, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। और हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मेरी बात समझ रहे हो। अब वो एडीएच जाके डीसीटी के वाल में अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, फिर वाटर के लिए आपका पोरिन खुल जाएगा और फिर वाटर वहां से बाहर। देखो डायग्रामेटिकली देखो, यहां से ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। सीधा सीधा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको दिखा रहा हूं, चलो दिखाते रहो। ये लो, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं कहना क्या चाह रहा हूं भैया, बात को समझो। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इससे कौन स्टिमुलेट हो गया भैया, इससे किसको स्टिमुलेशन मिला, इससे स्टिमुलेशन मिला हाइपोथैलेमस को। किसको मिला, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करेगा, ये भैया एक्टिवेट कर देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। भैया बात को समझना, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम कम होने से किसको स्टिमुलस मिला, किसको इंफॉर्मेशन कहां गई, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट कर दिया भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज किया, एडीएच। अब ये एडीएच क्या करेगा, देखो एडीएच क्या करेगा, यहां पे देखो ये कलर डिफरेंट नहीं, मैं देखता हूं, हाँ कलर थोड़ा यहाँ पे होना जरूरी है, देखते हैं ये थोड़ा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, इसके सरफेस पे जो रिसेप्टर लगा, ये एडीएच रिसेप्टर है भैया। क्या है ये, एडीएच रिसेप्टर, एडीएच रिसेप्टर, एडीएच रिसेप्टर। इस एडीएच रिसेप्टर से आके ये एडीएच जुड़ गया एडीएच रिसेप्टर से। और जैसे ही एडीएच रिसेप्टर से जुड़ेगा भैया, तो यहां पे डीसीटी के वाल में क्या प्रेजेंट है,
aquaporins। क्या है ये भी है? ये है aquaporins। aquaporins। और यहां से क्या बाहर आना शुरू हो जाएगा? H2O। aquaporins खुल जाएगा और वाटर बाहर आने लगेगा। अच्छा भैया ये वाटर कैसे बाहर है? एक्टिवली या पैसिवली? लिख लीजिए यहाँ पे पैसिवली। पैसिव वाटर बाहर आने लगा, पैसिव वाटर बाहर आने लगा, पैसिव। मैं क्या बता रहा था? मैं आपको सेल रीअब्जॉर्प्शन थ्रू डीसीटी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर वहां पे पोस्टेरियर पोटेटिव क्या रिलीज करेगा? एडीएच। वो किससे जुड़ेगा? एडीएच रिसेप्टर से। फिर क्या होगा? aquaporins खुल जाएगा और फिर वाटर यहां से बाहर। थोड़ा सा ये भी समझो कि वाटर बाहर आ रहा है तो बाहर का मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? डाइल्यूट हो सकता है, उसका ऑस्मोलरिटी चेंज हो सकता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पे देखो इसके वाल के अंदर, डीसीटी के वाल के अंदर और प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भैया? इसके वाल के अंदर प्रेजेंट होता है अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर। क्या बोला मैंने? अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर। ये सब मैं थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा, रास में थोड़ा सा यहाँ बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है भैया। यहाँ पे देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होगा? यहां से रिलीज होगा अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन। और ये अल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टर से जुड़ जाएगा और जैसे ही अल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा भैया तो यहां से क्या बाहर आने लगेगा? Na+। समझ रहे हैं? Na+ यहां से बाहर होने लगा। लेकिन Na+ देखो भैया कैटाइन है तो कैसे बाहर आएगा? एक्टिवली बाहर आएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका कि रीअब्सॉर्प्शन थ्रू डीसीटी, डीसीटी में किसका किसका रीअब्सॉर्प्शन होना है? Na+ का कैसे? एक्टिवली। वाटर का कैसे? पैसिवली। समझ रहे ना? तो बस ये क्वेश्चन बन गया है ना। तो इस क्वेश्चन को चलो देखते नहीं है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना होगा ना, टाइम भी बीत रहा। कलेक्टिंग डक्ट की भी बात कर ले भैया। तो डीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है भैया? डीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे Na+ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। उस बात को भी आपको ध्यान रखना है, बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन। तो डीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन आपको किसका किसका हुआ भैया? Na+ का। ऐसे शॉर्ट में देख लो, Na+ का हुआ। कैसे प्रोसेस से? एक्टिव प्रोसेस। Na+ के बाद और किसका? H2O का हुआ। ये कैसे प्रोसेस से? पैसिव प्रोसेस से। कैसे प्रोसेस से भैया? पैसिव प्रोसेस से। यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, ये भी कैसे भैया? ये भी पैसिवली। बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन। चलो आगे देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये पेन अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं भैया। कलेक्टिंग डक्ट से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? ये भी एक तरीके का, ये रीअब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रीअब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है? देखो होता क्या है, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्लूकोफिलेंस से क्या रीअब्जॉर्ब किया गया? NaCl। कैसे? एक्टिवली भी और पैसिवली भी। तो जब एसेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्लूकोफिलेंस से NaCl बाहर निकल रहा है तो यूरिन कंसंट्रेट कैसे हो सकता है? और हमको तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस करना होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसा यूरिन? कंसंट्रेटेड यूरिन। तो अब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से क्या आता है? यूरिया आता है। क्या आता है भैया? यूरिया आता है। और वो यूरिया किसके अंदर हम एंटर करवा देते हैं? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्लूकोफिलेंस। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि कलेक्टिंग डक्ट से किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? यहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिया का। यूरिया, यूरिया, यूरिया is reabsorbed from collecting duct,
collecting duct and secreted into, कहाँ पे secrete होना है भैया, ये भी एक क्वेश्चन बन गया अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, गुड क्वेश्चन है। यूरिया reabsorbed from collecting duct and secreted into ascending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle में secrete कर दिया जाता है। किस बात के लिए? ताकि कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। यहां पे लिख दो भैया, टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन, टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन। कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होने के लिए ये काम हो रहा है, ताकि कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक और बात भैया, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि एडीएच का रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कलेक्टिंग डक्ट के मेम्ब्रेन पे भी है, कलेक्टिंग डक्ट के वाल पे भी है और डीसीटी के वाल पे भी है। वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डीसीटी, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। भैया एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे से प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि डीसीटी के वाल में एडीएच के लिए रिसेप्टर है, लेकिन एडीएच के लिए रिसेप्टर डीसीटी के वाल में भी है और कलेक्टिंग डक्ट के वाल में भी। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको एक क्वेश्चन के फॉर्मूले देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेप्टर for ADH is present in, receptor for ADH is present in, मैं पहला क्या लिखता हूं? DCT, दूसरा क्या लिखता हूं? कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा क्या लिखता हूं? बोथ 1 and 2, और चौथा क्या लिखूंगा भैया? एक ही ऑप्शन बनता है, नन। क्या बच गया? आंसर क्या है? बोथ 1 and 2। भैया यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रिसेप्टर जो एडीएच के लिए वो कहाँ, डीसीटी में भी है और कलेक्टिंग डक्ट में भी, क्योंकि दोनों जगह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना, डीसीटी में भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है और कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्प्शन, दोनों जगह पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक मिनट का छोटा सा रिकैप लेते हैं, आपकी चीजों को आपको लिंक करने में अच्छा होगा। सबसे पहला अपना पॉइंट क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वहां पे क्या देखे थे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया था? 10 mmHg। और क्या देखे थे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कितना आया था? 125 मिलीलीटर पर मिनट। फिर अपन देखे रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे? पीसीटी में 70 to 80% वाटर एंड मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन था, सिट्रिक एसिड का 100% रीअब्जॉर्प्शन था, केटाइन का 100% रीअब्जॉर्प्शन था, और इस सब का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था एक्टिवली। फिर वाटर का, बाइकार्बोनेट आयन का, सीएल का, इस सब का कैसे हो रहा था? पैसिवली हो रहा था। फिर अपन आए थे कि लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा था? वाटर, एक्टिवली या पैसिवली? पैसिवली। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा था? NaCl। कैसे? थीन सेगमेंट में पैसिवली और थिक सेगमेंट में एक्टिवली। फिर आपको बताया थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। भैया तभी तो वहां पे पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बात को समझिएगा। और जहां भी ऐसा होना होता है, जहां भी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन जैसी बात होती है, वहां पे क्या आपको मिलेगा? स्क्वामस एपिथेलियम, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। फिर अपन देखें क्या? डीसीटी। क्या देखें? डीसीटी में देखिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कितना परसेंट? 15%, जिसमें वाटर का, बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, मतलब वाटर का और एनाइंस का। कैसे? पैसिवली। और केटाइंस का कैसे हो रहा था? सोडियम का एक्टिवली। फिर अपन कलेक्टिंग डक्ट में भी देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना है सिक्रीज। सिक्रीज बारी बारी से देखते चले जाएंगे भैया। सबसे पहले देखते हैं पीसीटी में तो किसका किसका सिक्रीशन होता है। सॉरी, सिक्रीशन यहां पे K+ का सिक्रीशन होता है ना।
H+ का सिक्रीशन होता है और अमोनिया का सिक्रीशन होता है। भैया ये आपके एनसेटिंग लिखा H+, K+ एंड अमोनिया, इसका सिक्रीशन होता है। साथ के साथ कुछ और भी है, कुछ अदर भी है। और किसका किसका सिक्रीशन होगा भैया? जैसे कि बाइल साल्ट्स का सिक्रीशन होगा, ऑक्सलेट्स का सिक्रीशन होगा, हिप्यूरिक एसिड का सिक्रीशन होगा। तो ये सब का सिक्रीशन होता है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, सिक्रीशन भी कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस, याद रखना पड़ेगा। सिक्रीशन भी एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि आपको इसमें पैसा लगेगा। एक्टिव प्रोसेस है। आज ये भैया पीसीटी के बाद आ जाते हैं किसमें? लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में देखो देखो देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में यहां पे सिक्रेशन होता है यूरिया। यूरिया यूरिया सिक्रेटेड होता है भैया, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये अपना लूप ऑफ हेनले की बात होगी। तीसरा डीसीटी की बात करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। भैया यहां भी किसका सिक्रेशन होगा? H+, K+ एंड अमोनिया, याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट की भी बात कर लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में किसका किसका सिक्रेशन होता है भैया? H+ का सिक्रेशन होता है और K+ का सिक्रेशन। एक मिनट था, पानी पी। तो अभी अपना एक ही पार्ट कंप्लीट हो गया भैया। अभी अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिए, मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन अपन देख लिए। ठीक है भैया, यूरिन फॉर्मेशन अपन देख लिए। कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, मतलब 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है भैया। खैर यूरिन के लिए आगे और भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट अपन एंटर कर जाते हैं। अब फाइनली नेक्स्ट पॉइंट जो अपना होने वाला है। अच्छा यहां से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ये सुनिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीसीटी में पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और पीसीटी में आयनिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसी तरीके से पूछेगा लूप ऑफ हेनले में भी, फिर इसी तरीके से पूछेगा डीसीटी में भी, फिर इसी तरीके से पूछेगा कलेक्टिंग डक्ट में भी। मतलब क्वेश्चन का मोड सेम रहना है। मैं एक कॉमन क्वेश्चन बना देता हूं। वो आपसे क्या पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि फॉर द maintenance of pH in PCT, which ion is reabsorbed, and which is secreted। मेरी बात तो समझ रहे हैं? मतलब कि सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर आपको पीसीटी के पीएच को मेंटेन रखना है तो क्या उससे रीअब्जॉर्ब करना है और क्या उसमें सिक्रीट करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? उससे रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका करना है और उसमें सिक्रीशन किसका होना है। तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन करते हैं अपन बाइकार्बोनेट आयन का। किसका? बाइकार्बोनेट आयन का, HCO3-। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे भैया, क्योंकि ऑप्शन बनाएंगे टाइम बीतेगा। तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसका हो रहा है? HCO3-। और यहां पे सिक्रीशन किसका हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है भैया यहाँ पे H+ एंड अमोनिया NH3। अच्छा ये किस बात के लिए था? ये था पीएच के मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए? पीएच के मेंटेनेंस के लिए। अगर यहां पे आयनिक बैलेंस के लिए पूछते तो
आयनिक बैलेंस के लिए क्या क्या होता है भैया बता देते हैं। आयनिक बैलेंस के लिए रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा Na+ का, किसका Na+, Cl- लिख सकते हैं Na+Cl-। और यहाँ पे सिक्रीशन किसका होगा, सिक्रीशन किसका होगा, तो सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा है मेनली किसका K+ का सिक्रीशन हो रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन किसका Na+Cl- और सिक्रीशन किसका K+। इससे क्या हो रहा है, आयनिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। अभी अपन किसके लिए देख लिया, पीसीटी के लिए, सबके लिए देखना होगा भैया, सबके लिए देखना होगा, बारी बारी से देख लेते हैं। डीसीटी के लिए भी देख लेते हैं भैया, डीसीटी के लिए देख लेते हैं, डीसीटी। चलिए आपको ऐसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक ट्यूब्यूल भैया डीसीटी है, इधर भैया हम पीएच के लिए बताएंगे और इधर हम किसके लिए बताएंगे, आयनिक बैलेंस के लिए, पीएच के लिए और इधर आयनिक बैलेंस। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। डीसीटी में पीएच को बैलेंस करने के लिए भैया कुछ नहीं, सेम है जैसा पीसीटी वैसा डीसीटी, कोई फर्क नहीं है, एकदम एक्जैक्टली सेम। इसमें भैया देखो, इसमें सिक्रीशन किसका हो रहा है, पीएच को मेंटेन करने के लिए भैया यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, किसका सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है भैया वही H+N NH3 अमोनिया। और रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन किसका भैया, उसमें किसका था बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ भी किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है HCO3- बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पीएच मेंटेन कर रहा है इससे। अगर आयनिक बैलेंस की बात करें तो सेम है, यहाँ पे भैया रीअब्जॉर्प्शन देख लो, रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे Na+ का, किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है Na+ का। और यहाँ पे सिक्रीशन किसका हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है भैया, किसका सिक्रीशन हो रहा है K+ का। ये किसकी बात करी, डीसीटी की। भैया कलेक्टिंग डक्ट में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, मतलब देख रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन बन रहा है, ये अपना एक क्वेश्चन कि भैया डीसीटी के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए किसका सिक्रीशन किसका एब्जॉर्प्शन, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसका सिक्रीशन किसका रीअब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते जा रहा है। फाइनली अपन देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी क्वेश्चन देख लो भैया, ये कलेक्टिंग डक्ट में भी देख लो। कलेक्टिंग डक्ट में भैया मेंटेन करने के लिए एक ही बात है कि आपको सिक्रीशन किसका होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहां पे सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन इसमें किसका हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट के केस में सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन किसका हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है K+ का। और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और दिमाग से वो चीज स्लिप हो रहा है। यहां पे देखो, यहां पे सिक्रीशन हो रहा है H+ का, और चलो ऐसे ऐसे देखते हैं, यहां पे देखो, यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने के लिए, अच्छा यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने के लिए बस सिक्रीशन हो रहा है, किसका सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है भैया H+ का, किसका सिक्रीशन हो रहा है H+ का। और यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसका सिक्रीशन हो रहा है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन, देखो वो दिमाग जो है ना वो काफी कंसंट्रेट होके आपके लिए ये काम करना पड़ता है। और यहाँ पे सिक्रीशन जो है ना, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है भैया K+ का सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए H+ का सिक्रीशन से पीएच मेंटेन रह रहा है, और K+ के सिक्रीशन से क्या मेंटेन रह रहा है, आयनिक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन है। अभी तक अपन क्या पढ़े, अभी तक अपन पढ़े रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, सिक्रीशन भी पढ़ लिए, उसका सारा क्वेश्चन लगा लिए। अब आप जाना, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओ, आपका क्वेश्चन बनेगा, एज इट इज बनेगा। नेक्स्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। टाइम अपना थोड़ा सा बीत रहा है, टाइम की कमी पड़ेगी, मतलब कि रास हमको नेक्स्ट लेक्चर में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे क्लास जाना है। बट अभी 15 मिनट तक अपन इसको देख लेते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखो दुनिया भर के लोग लड़ते रहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, किसी का क्लियर नहीं होता काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत 5 मिनट में क्लियर करूंगा, विद इन 5 मिनट आई विल क्लियर द काउंटर करंट मैकेनिज्म। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट, काउंटर, अरे गांव में नहीं बोलते हैं कि काउंटर केस कर दो, है ना, वो केस किया तुम पे, तुम उस पर काउंटर केस कर दो। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अपोजिट, अपोजिट, मेरी बात समझ रहे हो, अपोजिट। तो अपोजिट काम यहां पे होना है भैया, बस यही समझ लो। अब क्वेश्चन ये है कि अपोजिट काम क्यों होना है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की जरूरत क्यों है, ये अपोजिट काम क्यों हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, अपोजिट काम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। क्या यूरिन प्रोड्यूस करना है, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। वेरी गुड। कंसेंट्रेटेड यूरिन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। और दूसरा मोटो क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना है। मेरी बात को समझो, देखो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जो ऑस्मोलरिटी होता है कम होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जैसे जैसे मेडुला में आप एंटर करते जाते हैं 300 से 400, 600, 800, 1200 तक जाता है। डीप मेडुलरी पार्ट में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, समझ रहे हो। और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो वो जो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रह रहा है, डीप मेडुलरी पार्ट में जो ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखा जाता है, यूं ही ज्यादा थोड़ी नहीं रहेगा, और उसी के लिए होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज द मोटिव ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन एंड टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब भैया किसके किसके बीच में काउंटर करंट होता है वो भी समझ लो, है ना। तो देखो जो दोनों लूप ऑफ हेनले है ना, सॉरी देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इस दोनों के बीच में काउंटर करंट है। कहो कैसे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, याद करो, वाटर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, NaCl। उल्टा हुआ ना, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वाटर दे रहा है, तो भैया ये NaCl दे रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हो। तो मेंटेन हो गया ना, जैसे एक शरबत बनाया तुम, अब शरबत में कोई आया 1 लोटा पानी डाल दिया, फिर कोई दूसरा है उसमें 2 मुट्ठी चीनी डाल दिया, तो काम हो गया ना, वो उसका ऑस्मोलरिटी वही रह गया। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब सिंपली समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से किसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, NaCl का। बात बराबर। ठीक उसी तरीके से भाषा रेक्टा, भाषा रेक्टा समझते हो क्या, देखो भैया जो ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टेरियोल और फिर इफरेंट आर्टेरियोल, तो वो इफरेंट आर्टेरियोल फिर आगे ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, मतलब पीसीटी और डीसीटी के अराउंड वो लिपटा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और वही ब्लड कैपिलरीज मतलब इफरेंट आर्टेरियोल, वही इफरेंट आर्टेरियोल लूप ऑफ हेनले के अराउंड पैरेलल ट्यूब बनाता है। किसके अराउंड, लूप ऑफ हेनले के अराउंड। तो जब लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो पैरेलल ट्यूब बनता है उसको बोलते हैं भाषा रेक्टा। क्या बोलते हैं, भाषा रेक्टा। मतलब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किससे बना, इफरेंट आर्टेरियोल से। दूसरा क्वेश्चन, इफरेंट आर्टेरियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड बोले तो ज्यादा बेहतर है, वैसे सब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही है। इफरेंट आर्टेरियोल आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल लो या फिर आगे भाषा रेक्टा बोल लो, है तो मतलब ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो लगा हुआ दैट इज पेरीट्यूबुलर, लेकिन थोड़ा सा वहां पे सेपरेट करके नाम दे देते हैं। लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो है उसको बोल देते हैं भाषा रेक्टा। क्या बोलते हैं, भाषा रेक्टा। अब देखिएगा लूप ऑफ हेनले के लिए देख लिए, भाषा रेक्टा के लिए देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में कौन होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में कौन होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा। और वहां भी काउंटर करंट चल रहा है। पहले देखो डिसेंडिंग के सामने कौन होगा, असेंडिंग। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा से क्या रिलीज होगा, क्या रीअब्जॉर्ब होगा, NaCl, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, वाटर। तो भैया उसको भाषा रेक्टा भी कम करेगा ना, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा से रीअब्जॉर्ब होगा NaCl। ठीक उसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, NaCl। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा जो उसके पैरेलल में होगा उससे क्या रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर। तो यहां पे समझे, देयर इज अ काउंटर करंट बिटवीन बोथ लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, देयर इज अ काउंटर करंट बिटवीन बोथ लिम्ब्स ऑफ भाषा रेक्टा, एंड देयर इज अ काउंटर करंट बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
vasa recta. And finally, urea is also reabsorbed from collecting duct, which maintains the concentration of urine in ascending limb of loop of Henle. अब सारी चीजों को मैं लिखता हूँ, लिखते लिखते भी समझ जाओगे, डायग्राम बनते जाएगा, समझते जाओगे चीजों को। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया भैया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। फटाफट से क्लियर करते हैं, लोग इसको बहुत भारी बनाते रहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म भैया भारी नहीं बनाना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म भैया इसमें क्या बोला मैंने, इसको पॉइंट में डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बोलते हैं मोटो क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। भैया इसका दो मोटो है। पहला मोटो है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ऐसे लिखने से आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझ पाएंगे, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हम क्यों करते हैं, आखिर इसका मतलब मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहला है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये यहां पे देखते हैं, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। और दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे टू मेंटेन osmolarity of medullary interstitial fluid, medullary interstitial fluid। मेरी बात को समझिएगा, ये दो कारण है। अच्छा, काउंटर करंट होता किसके किसके बीच में, अभी उसको भी लिखिए, काउंटर करंट प्रेजेंट बिटवीन, पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं डायग्रामेटिकली भी चीजों को आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। काउंटर करंट प्रेजेंट बिटवीन, भैया क्या क्या लिखेंगे भैया, 4 पॉइंट बनता है। बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ रहे हैं, चीजों को समझते रहिए, बस आपको बस समझना है, मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। समझ रहे हैं, आपको ध्यान यहाँ पे लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं, आप चीजों को देखते रहे, बस कंटेक्ट आपका प्रॉपर रहना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट होता है भैया, ये आपको क्लियर हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्सॉर्ब हो वाटर, असेंडिंग से क्या रीअब्सॉर्ब NaCl। फटाफट लिखते हैं भैया, टाइम किल हो रहा है। बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ भासा रेक्टा। तीसरा, बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा, भासा रेक्टा। और चौथा, बिटवीन ascending limb of loop of Henle and descending limb of vasa recta। इन सब के बीच में काउंटर करंट हो रहा है। बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट हो रहा है। बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ भासा रेक्टा काउंटर करंट हो रहा है। बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सॉरी, बिटवीन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा काउंटर करंट हो रहा है। बिटवीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा काउंटर करंट हो रहा है। और ये दोनों किस बात के लिए हो रहा है भैया, ये जो सारा काउंटर करंट हो रहा है, इसका मोटो क्या है, किस बात के लिए, इस दोनों बातों को पूरा करने के लिए भैया, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस हो और ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन है, बस यही रीजन है। अच्छा, यहाँ पे और कौन पार्टिसिपेट करता है, NaCl लिख देते हैं इसको भैया, क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का लाइन में लिखना पड़ेगा। NaCl एंड यूरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन।
कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, नहीं क्वेश्चन में आ जाएगा तो याद रखना पड़ेगा कि NaCl और यूरिया कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसी बात को मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले। टाइम भी हो रहा है भैया, बस देखो इसको 5 मिनट में निपटा के वीडियो को एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, बात को समझिए, यहाँ पे बात को समझिए, ये इधर से ले लेते हैं, ये लीजिए, ये आपका बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल के बाद इधर अपना PCT, बात को समझिए, PCT, फिर अपना लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। थोड़ा सा ये डायग्राम का व्यू भी आप ले लीजिए, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। और ये अपना कलेक्टिंग डक्ट, मेरी बात को समझिए। अभी अपना काम इसी से, बस लूप ऑफ हेनले से, बस लूप ऑफ हेनले से। ये देखो, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। भैया मैंने पहले से बताया, आप चीजों को समझते जाइए फटाफट से। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्सॉर्ब हुआ था? वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ था, वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ था। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्सॉर्ब हुआ था? NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ था, NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ था। बात को समझिएगा, मतलब ये दोनों में कंडक्टेंट आपको दिख गया, बहुत अच्छी बात है। फिर इधर है, ये इधर मैं इसके साथ बना दे रहा हूँ, थोड़ा हटा के बना रहा हूँ, लेकिन वो पास में आप समझ ही रहे हैं उस बात को कि ये भाषा रेक्टा, ये भाषा रेक्टा। और देखो भैया, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर आप कैसा भाषा रेक्टा रख रहे हो? पैरेलल में असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा। तो इधर से यदि H2 निकल रहा है तो इधर से क्या रीअब्सॉर्ब होगा? NaCl रीअब्सॉर्ब होगा। बात को समझना, NaCl रीअब्सॉर्ब होगा ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन रह सके। ठीक इसी तरीके से देखो भैया, यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? NaCl। तो यहाँ पे किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा? तो यहाँ पे देखो, ये क्या बना रहा हूं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा। एरो को भी ध्यान से लगाना। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा से क्या रीअब्सॉर्ब होगा? वाटर, H2O। इधर भी वाटर, H2O। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब इधर से NaCl निकला, इधर से H2O निकला, बैलेंस हो गया। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखना है। देखिए बात क्या होता है, थोड़ा सा यदि आपको ये दिखाएं, अगर एक लाइन ड्रॉ कर ले अपन, तो इधर वाला पार्ट जो है ना, इधर से इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट अपना है कॉर्टेक्स। और यहां पे ऑस्मोलिटी कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इधर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो ऑस्मोलिटी बढ़ते जाती है, 400, 600, 800, 1000 एंड फाइनली 1200। मतलब देखो भैया, इधर से आता है ना, तो यहाँ पे 1200 है ऑस्मोलिटी। कितना है? 1200। मतलब डीप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो ऑस्मोलिटी जो यहाँ पे आपको देखने को मिला 1200 है। और ये ऑस्मोलिटी इसी तरीके से मेंटेन रहे, उसी के लिए अपन कंडक्टेंट मैकेनिज्म कर रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो भैया इसके पैरेलल में कौन लगा हुआ है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा। वो क्या बाहर निकालेगा? NaCl। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl बाहर निकल रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भाषा रेक्टा क्या पैरेलल, मतलब यहां से क्या रीअब्सॉर्ब होगा? H2। और इससे कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। और देखो भैया, फिर ये ऊपर जाता है ना तो घटते भी जा रहा है, इधर से इधर आए तो बढ़ा, है ना, इधर से इधर आए तो बढ़ा। देखो इधर से इधर आए तो बढ़ा। अभी दूसरा कलर तो यूज, इधर से इधर आए बढ़ा। देखो जैसे 400 देख लो, थोड़ा सा 600, 800, 1000 एंड फाइनली 1200। फिर ये घटते भी जाएगा इसी तरीके से, 1000। इधर से भैया इधर ले लो,
800, इधर ले लो 600। अब ये कोई सीक्वेंस नहीं है भैया कि सीक्वेंस में याद रखोगे, ऐसी कोई बात नहीं। फाइनली जो डीसीटी वाले पार्ट में सबसे कम हो जाता है भैया 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम कहां पे हुआ, यहां पे डीप पार्ट ऑफ लूप ऑफ इनलेट, और मिनिमम कहां पे हुआ, डीसीटी में। ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी वाला पार्ट है, यहां से यहां डीसीटी वाला पार्ट, तो डीसीटी। ये अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत आसान तरीके से मैंने तुमको बताया कि भैया इधर से जो ये हो रहा है तो मतलब ले देखिए इसका ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना। ये मेडुला वाला पार्ट, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये इधर से इधर मेडुला वाला पार्ट। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। इसी के लिए क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलते हैं रास के लिए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मुझे क्लास लाना है तो मुझे चीजों को खत्म करना होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।